अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है सलमा गज़ल का दर्दे दिल के वास्ते। अपने हाथों की लकीरों में पड़ा तुमको, अपने हाथों की लकीरों में पड़ा तुमको, अपने ख्वाबों के जजीरों पर खड़ा देखा है। कुछ को मंजिल पर भी जाकर नहीं मिलती मंजिल, कुछ को मंजिल पर भी जाकर नहीं मिलती मंजिल। हमने किस्मत को मुकद्दर से बड़ा देखा है। मेरी खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती के मैं रोशनी चांदी का चम्मच मुंह में लेकर दुनिया में आई थी। दौलत मेरे घर की लौंडी और अमारत घर की खादमा थी। मेरे वालिद कई फैक्ट्रियों के मालिक थे। मेरे बड़े भाई ज़ीशान जब 7 साल के हुए तो मैं पैदा हुई थी। किसी को उम्मीद थी ना ख्वाहिश, मगर चूंकि मेरी पैदाइश के बाद मेरे पापा को कारोबार में ज़बरदस्त मुनाफा हुआ था, इसलिए खुशबख्ती की अलामत समझते हुए मेरा नाम रोशनी रख दिया गया था। मेरी मम्मी भी शहर की एक मरूफ सोशल वर्कर और एक एनजीओ की सरबराह थी। उनकी मसरूफियत का यह आलम था कि ना इन्हें बेटे की फिक्र थी न बेटी की। आए दिन पार्टीज, किसी हस्पताल का इफ्तिताह तो किसी स्कूल की तकरीब की सदारत और कभी गरीब या बारिशज़दा इलाकों में अनाज की तकसीम। जब उनकी तस्वीर अखबार में छपती तो मैं बड़े फख्र से स्कूल में दिखाती और सब रश से मेरी तरफ देखने लगते। एक मशहूर और महंगा स्कूल जहां मैं तालीम हासिल कर रही थी। मैं घर में तन्हा बुखलाई फिरती क्योंकि भाई को पापा ने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। उसी दौरान मम्मी न चाहते हुए भी एक और बेटी की मां बन गई। हालांकि उनको अब बेटे की ख्वाहिश थी, मगर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। मेरे हाथों जैसे एक जीता जागता खिलौना आ गया था। अब मेरा वक्त नन्ही मुन्नी बहन के साथ बहुत अच्छा गुजरने लगा था। घर में मेरी दादी और उनका एक नवासा जुनैद भी था। मुझसे 10 साल बड़ा था। बेटी के अचानक इंतकाल पर दादी उसे अपने हमरा ले आई थी, जबकि माँ का जुर्म एक लेक्चरार से शादी करना था, जो जाहिर है पापा के हम पल्ला न थे। मगर दादी इस शादी से बहुत खुश थी। यूं तो मैंने दादी की आगोश में परवरिश पाई थी। बचपन की बातें ऐसी होती हैं कि जिंदगी पर फरामोश नहीं की जा सकती। उनके नक्श इतने गहरे होते हैं कि मिटाए नहीं मिटते। सवेरा मेरी नन्ही मुन्नी बहन की वजह से मैंने खुश रहना सीख लिया था, मगर फिर भी मेरा दिल चाहता था मम्मी मेरे पास बैठे, मुझसे बातें करें, मेरे नाज नखरे उठाएं। मैं रूठूं तो वो मनाएं, मैं जिद करूं वो मुझे समझाएं, मुझे गुस्से से डांटे झिड़के, मगर ऐसा कुछ न था। मेरे लाड और नखरे दादी और जुनैद भाई ने उठाए थे। पापा अपने कारोबार में मसरूफ तो मम्मी अपनी सोशल एक्टिविटीज में। उनके पास पार्टीज और जिम जाने के लिए वक्त था, लेकिन अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। मेरी दादी मोहब्बत का पैकर थी, नहीफो नजार, मगर मेरे और सवेरा के लिए छपर छाऊं, चाहत का बहता समुंदर। फिर अचानक सवेरा बीमार हो गई, उसको नमूनिया हो गया था। पापा और मम्मी इस वक्त मुल्क से बाहर थे। इन्हें पता चला तो वहीं से बैठे बैठे घर को अस्पताल बना दिया था। एक से एक आला और महंगा डॉक्टर, मगर शायद उस 10 माह की बच्ची को माँ की गोद की गर्मी चाहिए थी। मेरी रफीक, मेरी मुन्नी सी दोस्त, मेरी तन्हाइयों की साथी खामोशी से दुनिया छोड़ गई और मैं दादी से लिपट कर खूब रोई। जुनैद भाई ने बड़ा हौसला दिया। तदफीन से पहले मम्मी और पापा भी आ गए थे। घर में परसा देने वालों का हजूम लग गया था। आखिर एक सरमायादार की बेटी मरी थी, मामूली बात थोड़ी थी। इस सोगवार वक्त में भी मम्मी को अपने रख रखाव का पूरा ख्याल था। वो आंसू भी टिश्यू पेपर से इस नजाकत से पोंछती कि कहीं जिल्द खराब ना हो जाए। नाम ने हाथ आंसू टिश्यू पेपर में सिमट जाते। वो सानिया जैसे मेरे दिल पर नक्श होकर रह गया था। मैं दादी और जुनैद भाई के और करीब हो गई थी। दादी जब भी मुझे गले लगाकर प्यार करती तो मुझे वही सुकून मिलता जो मुझे अपनी माँ से मिलना चाहिए था। शुरू में तो मैं यही समझती रही कि मम्मी बहुत आला तालीम याफ्ता है, मगर एक दिन दादी ने ये अकदा खोल दिया। मम्मी इंटर पास एक मतवस घराने से ताल्लुक रखती थी। पापा ने उन्हें एक फंक्शन में पसंद किया था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, जिसका इन्हें एहसास भी था। इस दौलत ने इन्हें जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया था और उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी मिलना तक छोड़ दिया था। फिर दादी कहने लगी, बेटा एक कहावत है, असल से खता नहीं और कम असल से वफा नहीं। और यही हमें कम जरफी और आला जरफी का पता चलता है। गरीब होना कोई जुर्म नहीं। तुम्हारा ननियाल बड़ा वजादार और रख रखाव वाला था। तुम्हारी मम्मी का रवैया और तकब्बुर देखकर उन्होंने खुद ही मिलना जुलना छोड़ दिया। इब्तिदा में मैंने तुम्हारी मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उनकी नजरें तो आसमान पर थीं। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर वो भी बेटी की राह देखते देखते दुनिया से गुजर गए। मेरी बेटी जुनैद की माँ
अपने भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके लिए जब एक लेक्चरार का रिश्ता आया तो सबसे ज्यादा मुखालफत तुम्हारी मम्मी ने की थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी की हमनवा थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मगर वो दोनों शादी के बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। मेरी बेटी को न पैसे की हवस थी न दौलत की चाह, इसलिए वो बेहद खुश थी। मगर कैंसर जैसा मोजी मर्ज उसकी खुशियों को निगल गया और 10 साल के जुनेद को छोड़ गई। तब मैं जुनेद को अपने साथ ले आई और ये मेरे दामाद का बड़ापन था कि उसने मुझे मायूस नहीं किया। तो बेटा अब मैं और तुम एक ही कश्ती के सवार हैं, वो कहते हुए खामोश हुई, शायद सांस लेने को रुकी थी। कहती है ना बच्चा बूढ़ा बराबर, तो बेटा जैसे तुम चाहती हो मम्मी तुम्हें तुम्हारे गले लगाएं, प्यार करें, तुम्हारे नाज नखरे उठाएं। बिल्कुल इसी तरह उम्र के इस हिस्से में मैं भी अपने बेटे के लम्स को तरसी हुई हूँ। मेरी आंखें उसे खोजती रहती हैं। दुनियावी आज़ाइश मोहब्बत का नेमुल बदल नहीं होती। ये बातें ना मेरे बेटे को समझ आती हैं न बहू को। उन्होंने ठंडी सांस भरी तो रोशनी उनसे लिपटकर इजहार मोहब्बत करने लगी थी। जुनैद भाई को देखा जाए तो दादी ने ही पाला था और वो भी नानी को बेहद चाहते थे, मगर पापा और मम्मी उनको कोई खास पसंद नहीं करते थे। मगर दादी की वजह से कुछ कहने से कासिर थे। उनका सारा खर्चा दादी ही उठाती थी। वो अब इंटर और बीए की टेस्ट की तैयारी में मसरूफ थे, मगर मेरा इस तरह ख्याल रखते जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। खाना भी मेरे बगैर नहीं खाते थे। जब तक मैं स्कूल से नहीं आ जाती वो मेरे इंतजार में बैठे रहते थे। आज तुमने देर कर दी, मैं इंतजार कर रहा था। जाने इन अल्फाज में क्या जादू था कि रोशनी फूल की तरह खिल उठती थी, क्योंकि इस घर में किसी को किसी का इंतजार नहीं होता था। कारोबारी जिंदगी में ऐसा साथ और जज्बात की नहीं वक्त की अहमियत है। मैं जब छोटी थी तो पापा और मम्मी से जिद करने लगती कि मैं आज खाना आपके साथ खाऊंगी, तो वो बड़े प्यार से मेरे गाल थपथपाकर कहती थी, बेटा हमें एक जरूरी डिनर पर जाना है, तुम अपनी दादी या जुनैद भाई के साथ खा लो। मैं दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। भूख खत्म हो गई थी और खाना पीना भी बड़ा इनाम रह गया था। जुनैद भाई टेस्ट की तैयारी के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाने में भी मसरूफ थे और रात के उनकी वापसी होती थी। एक दिन जब मैं चकरा कर गिरी तब घर में हलचल मच गई थी। मुझे अस्पताल दाखिल कराया गया। मैं बहुत खुश थी। पापा और मम्मी दोनों मेरे पास थे और बार बार डॉक्टरों से कह रहे थे, देखिए ये हमारी इकलौती और लाडली बेटी है, इसके इलाज में कोई कसर नहीं आनी चाहिए, हम उसकी तरफ से बहुत परेशान हैं। मम्मी ने कोशिश करके अपना लहजा रंजीदा बनाया और टिश्यू से अपने ना दिखने वाले आंसू साफ किए थे। मेरा ख्याल है मिसेस अर्गमान आपकी बेटी इकलौती होने के वजह से तन्हाई का शिकार है। बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं, सारे टेस्ट क्लियर हैं सिवाय कमजोरी के, और वजह सामने नहीं। आप दोनों इस पर तवज्जो दें, ज्यादा वक्त इसके साथ गुजारें, इसकी खुराक का खास ख्याल रखें, बल्कि हो सके तो अपने सामने खिलाएं, जल्द ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की हदायत ने पापा और मम्मी दोनों को बौखला दिया था। डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं हम दोनों कितने मसरूफ हैं और हमारा वक्त कितना कीमती है। आज भी बेबी की वजह से एक जरूरी मीटिंग छोड़कर आना पड़ा, लेकिन आप फिक्र न करें, बेबी की आया और उसकी दादी इसका बहुत ख्याल रखेंगी। दोनों ने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और उजलत में कमरे से निकल गए और मेरी नजरों से भी गिर गए थे। क्या माँ बाप ऐसे होते हैं? मैं जितने दिन अस्पताल में रही, जुनैद भाई अपनी पढ़ाई के बावजूद चक्कर लगाते रहे। दादी की तबीयत खराब थी, फिर भी वो गाहे बगाहे आती रही और मुझ पर कुरानी आयात पढ़ पढ़कर दम करती रही। जुनैद भाई जब भी आते मेरे लिए मेरी पसंदीदा चॉकलेट या स्टोरी बुक जरूर लाते, साथ ही डांट भी देते थे, खबरदार जो अब कभी बीमार पड़ी, ये भी ना सोचा कि मेरे इम्तिहान सर पर हैं तो ना आया करें। रोशनी ने बिगड़कर कहा तो इन्हें हंसी आ गई और मेरी नाक खींचते हुए प्यार से बोले, इतनी बड़ी हो गई हो मगर बचपना नहीं गया, बेवकूफ कैसे ना आता। इस घर में मेरी दोस्त, मेरी कजन और मेरे दुख दर्द की साथी तुम ही तो हो, या फिर नानी, जो मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। उनके लहजे में खलूस और प्यार था। रोशनी खुशी से सरशार हो जाती, कोई तो है जो उसका अपना है, उसके दुख को समझता है, उसकी कदर करता है। इस दौरान पापा और मम्मी के जानने वाले भी अस्पताल के चक्कर लगाते रहते और मेरा कमरा फूलों और फलों से भर जाता, जिसको देखकर मुझे वहशत होने लगती। टॉय से लेकर हर खिलौना मेरे कमरे में मौजूद था। मैंने घर आकर सारे खिलौने मुलाजिम के बच्चों में बांट दिए। कभी कभी मैं सर्वेंट क्वार्टर चली जाती तो महरूमी का एहसास दो चंद हो जाता। बच्चे माओ को तंग करते, जिद करते, मिट्टी में लूट पूट हो जाते। माएं 2 थप्पड़ मारती और बच्चे उनसे लिपटकर रोना शुरू कर देते। तब वही माएं उन गंदे सुंदे बच्चों को गले लगाकर मुंह चूमना शुरू कर देती और मैं जेलसी महसूस करते हुए घर आकर सारा गुस्सा अपने खिलौनों को तोड़कर निकालती।
उस पर पापा और मम्मा तशवीश में मुब्तला होकर एक दूसरे से कहते, लगता है रोशनी को किसी माहिर नफ्सियात को दिखाना पड़ेगा। दिन ब दिन जिद्दी और खुदसर होती जा रही है। फिर अचानक दादी बीमार हो गई, मेरी तो जान पर बन गई थी। जुनेद भाई ने तो दादी की पट्टी पकड़ ली थी। वो सरगोशियों में जुनेद भाई से जाने क्या क्या बातें करती रहती थी और फिर एक दिन वो खामोशी से चली गई। तब मुझे सही मायनों में एहसास हुआ कि दादी मेरे लिए कितनी जरूरी थी। फिर अचानक एक दिन जुनेद भाई के अबू उन्हें लाहौर से लेने आ गए। वो शर्मिंदा थे और बार बार जुनेद भाई से माफी मांग रहे थे कि सास की वजह से वो अब तक जुनेद भाई को अपने हमराना ले जा सके, लेकिन अब उनके गुजरने के बाद उनका यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं। पापा और मम्मी भी उनके हमनवा थे और जुनेद भाई ने लाहौर जाने की तैयारी शुरू कर दी। मेरी तो जान पर बन गई थी। मैं तो उनके बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। मगर ये मोहब्बत बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे किसी को अपने हमदर्द से होती है। मेरे मुंह बसूरने और रोने पर जुनेद भाई ने बड़े प्यार से मुझे समझाया, देखो रोशनी, अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो रही हो, इसलिए बचपना छोड़ दो। मुझे तो एक न एक दिन जाना ही था। नानी नहीं रही तो अब मेरा इस घर में रहने का कोई जवाब ही नहीं बनता। तुम मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हो और हमेशा रहोगी, मगर मेरी एक बात गिराब में बांध लो कि अब तुम अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई को दोगी। जिंदगी किसी के आने जाने से रुकती नहीं। हिम्मत, हौसला और खुद एतमादी से तुम्हें सर उठाकर जीना है। किसी के बारे में कुछ मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो कि जिंदगी तुम्हारी अपनी है, जिस पर पहला हक तुम्हारा है और तुम मेरी दोस्ती की लाज इल्म की दौलत हासिल करके ही रख सकती हो। जुनेद भाई चले गए और रोशनी ने उनकी नसीहत को पल्लू में बांध लिया था। अब वो थी और उसकी किताबें। जिस वक्त जुनेद भाई गए मैं 12 साल की थी। मैंने खूब दिल लगाकर पढ़ा और जब मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया तो मेरा दाखिला आसानी से एक मारूफ कॉलेज में हो गया। कॉलेज की फिजा में कदम रखते ही मेरी जिंदगी अक्सर बदल गई थी। नई दोस्तें, नया माहौल और नई दिलचस्पियां। मैं खुद खुश थी। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था और मुझे यकीन था मेरा ख्वाब इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा। मगर पापा और मम्मी कुछ और ही सोचे बैठे थे। उन्होंने एहतजाज के बावजूद मेरी मंगनी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से कर दी, जो मुझे एक आंख नहीं भाता था। डॉक्टर बनकर क्या करना है? डॉक्टर दुकान सजाए बैठे हैं और फिर तुम्हें जरूरत भी क्या है? हमारा सब कुछ तो तुम दोनों बहन भाइयों का ही तो है। और फिर आमिर तुम्हारा मंगेतर भी बाप की जायदाद का इकलौता वारिस है। रोशनी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते से कैसे जान छुड़ाए। पापा और मम्मी ने दुनिया भर से सामान मंगवा कर ढेरों जहेज इकट्ठा कर लिया था और इसके आने जाने वालों के सामने फखरिया नुमाइश भी हो रही थी। मुझे दौलत की नहीं, मोहब्बत की जरूरत थी, बेपनाह खलूस और सच्ची रफाकत, जिसके लिए मैं जिंदगी भर महरूम रही। दादी और जुनेद भाई के जाने के बाद तो लगता था जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं, क्योंकि आमिर से 2-4 मुलाकातों के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं कुएं से निकलकर खाई में गिरने वाली हूँ। आमिर की गुफ्तगू दौलत से शुरू होकर दौलत पर ही खत्म होती। आखिर तंग आकर एक दिन मैंने उनसे कह दिया, आखिर आपको दौलत की इतनी हवस और चाह क्यों है? इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। भाई साहब, बात है मैं कोई फिल्मों और ड्रामों का हीरो तो नहीं कि रोमांस से पेट भर लूं और तुम्हारे हुस्न की तारीफों में जमीन आसमान एक कर दूं। प्रैक्टिकल बंदा हूं। दौलत की अहमियत को जितनी जल्दी तुम समझ लो तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरी तुम्हारी शादी भी एक बिजनेस डील है। पहले इंसान तो बन जाए, फिर मेरा भी बन जाइएगा। रोशनी ने तंजिया कहा तो आमिर का मुंह बन गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इंसान नहीं? मेरा मतलब है इंसान होने और बनने में बड़ा फर्क है। मैं आपको बता दूं, मुझे दौलत से कोई गर्ज नहीं। मेरे अपने घर में भी दौलत की कमी नहीं। मैं सिर्फ मोहब्बत, हलूस और पुरसुकून जिंदगी चाहती हूँ। लगता है तुम ख्वाबों की दुनिया में रहती हो। दौलत दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। खाली मोहब्बत से पेट नहीं भरता, ये सिर्फ अफसानी बातें हैं। तुम जितनी जल्दी इस फेज से निकल आओ तुम्हारे हक में बेहतर है और मुझे यकीन है मेरे साथ रहोगी तो जल्द ही मेरे रंग में ढल जाओगी। उसने आराम से कहा और रोशनी दिल में सोचने लगी। बचपन से जवानी तक जिनके साथ सफर किया, आज तक उनका रंग नहीं चढ़ा तो आमिर का क्या चढ़ेगा 4 दिन में। आमिर की आमदरफ्त काफी बढ़ गई थी, मगर ज्यादातर पापा से ही बिजनेस की बातें होती रहती। भाई से कहना भी बेकार था। वो आला तालीम हासिल करने मुल्क से बाहर गए थे तो वहीं के होकर रह गए थे और उन्होंने शादी भी एक अमेरिकन लड़की से कर ली थी, जिस पर पापा और मम्मी को दुख न था ना एतराज। भाई उसकी जिंदगी है, जैसे चाहे गुजारे, ये जुमला कहकर उन्होंने बात खत्म कर दी थी। रोशनी सख्त परेशान थी कि किससे मदद ले। उसकी बात ना कोई सुनने को तैयार था न समझने को। अचानक जुनेद भाई का ख्याल बिजली की तरह उसके जहन में कूदा। यहाँ से जाने के बाद उसका उनसे कम ही राब्ता था। 1-2 मरतबा जब जुनेद भाई का उसके लिए फोन आया तो मम्मी ने बुरी तरह डांट दिया था। क्यों फोन करके रोशनी को तंग करते हो? वो खुश है, तुम भी अपनी सुतीली माँ और बहन के साथ दिल लगाओ।
उसके पूछने पर मम्मी ने बताया कि जब उसकी दादी जुनैद को यहाँ लाई थी तब उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उनकी एक बेटी भी थी। उसके पास नंबर तो था मोबाइल पर। उनकी आवाज सुनकर वो जज्बाती हो गई। बहुत खराब है, मैं किस हाल में हूँ आप जानते ही नहीं। बेवकूफ, जरा इम्तिहान में मसरूफ था। तुम्हें मालूम है CSS करना कोई आसान नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ट्रेनिंग हो रही है। सोच रहा था कि ट्रेनिंग खत्म हो तो कराची आऊं। उनका लहजा हमेशा की तरह नर्म और पुरखलूस था। चलें, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। बस अब जल्दी से शादी कर लें, मगर मुझे बुलाना मत भूलिएगा। उसने शोही से कहा तो वो हंसने लगे। वो बात की बात है, ये बताओ तुमने अचानक मुझे क्यों याद किया? उनके पूछने पर रोशनी नॉन स्टॉप बोलती चली गई। अब बताइए, मेरा उस दौलत के पुजारी के साथ कैसे गुजारा होगा? डॉक्टर बनने का ख्वाब तो चकनाचूर हुआ, BBS करना भी मुश्किल नजर आ रहा है। वो कहते हुए रोने लगी। काफी देर तक वो खामोश रहे, फिर इन्हें जैसे होश आया। अजीब गामर लड़की हो, मंगनी करने के बाद बता रही हो, पहले क्या सो रही थी? वो बिगड़ कर बोले। क्या करती, हर तरफ से इतना दबाव था कि मैं मजबूर और बेबस हो गई थी। मैंने सोचा शायद आमिर बिजनेस माइंडेड ना हो, मगर उनमें और डैडी में जरा भी फर्क नहीं। एक को छुपाओ, दूसरे को निकालो। हालांकि सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, मगर पैसे की हवस कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। दिल चाहता है खुदकुशी कर लूं। पागल हो गई हो क्या? खबरदार कोई ऐसी वैसी हरकत की, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। थोड़ा सब्र करो और मुझे सोचने का मौका दो। इंशाल्लाह तुम्हें मायूसी नहीं होगी। उन्होंने ये कहते हुए फोन बंद कर दिया और रोशनी उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान लटक कर रह गई थी। फिर एक हफ्ते बाद अचानक जुनैद भाई का फोन आया। मैं कराची से बोल रहा हूँ और शाम को अपनी अम्मी, अब्बू और बहन के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सच? खुशी से रोशनी की चीख निकल गई। सच, उन्होंने शोही से कहते हुए फोन बंद कर दिया और वो खुशी के मारे मम्मी से लिपट गई। मम्मी, शाम को जुनैद भाई आ रहे हैं। हाँ, तो उसमें खुश होने की क्या बात है? तुम्हारा बचपना अभी तक नहीं गया, मगर साफ कह दे रही हूँ, उसे ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं। टट पूंजे बाप का, टट पूंजिया बेटा, उन्होंने हकारत से कहा। वो तो मैं तुम्हारी दादी की वजह से मजबूर थी, वरना एक दिन भी घर में ना रखती। शाम को जुनैद भाई अपनी अम्मी, अब्बू और बहन के साथ घर आए तो इन्हें खुशदिली से उनका इस्तकबाल करना पड़ा, क्योंकि वो एक बड़ी सी गाड़ी में ड्राइवर के साथ आए थे। रोशनी की आंखें खुली की खुली रह गईं। जुनैद भाई ने बड़ा रंग रूप निकाल लिया था। उनकी खुद एतमादी और तहम्मुल से बात करने का अंदाज सबसे जुदा था। जुनैद भाई की सुतेली माँ बेहद फरबी माइल और सुलझे हुए मिजाज की सीधी सादी खातून थी। जब जुनैद ने ये कहकर तारुफ कराया, जिस कॉलेज में अब्बू प्रिंसिपल हैं, वहीं मेरी अम्मी बॉटनी की प्रोफेसर हैं, तो रोशनी की अम्मी दिल मिलाकर रह गई। जुनैद की छोटी बहन मुसलसल भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठी थी और सरगोशियों में बातें कर रही थी। लगता था दोनों बहन भाइयों में बेहद मोहब्बत है। ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि सुतीली बहन है। चाय पीने के बाद जुनैद के अब्बू ने बड़े अदब से रोशनी के पापा को मुखातिब करते हुए कहा, भाई साहब, वैसे तो आपकी बहन के इंतकाल के बाद मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन पुराने रिश्ते का हवाला देते हुए वो मैं अपने बेटे जुनैद के लिए रोशनी का हाथ मांगने आया हूँ। रोशनी की आंखें हैरत से फट गईं। ऐसा तो कभी उसने सोचा भी न था। मुझे अफसोस है, हम रोशनी की मंगनी कर चुके हैं, उन्होंने तहम्मुल से जवाब दिया। मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं, तोड़ी भी जा सकती है। मुझे यकीन है रोशनी मेरे बेटे के साथ बहुत खुश रहेगी। ये फैसला करने वाले आप कौन हैं? मम्मी बिगड़ कर बोली। हमारी बेटी सोने के महल में रहती है और एक महल से उठकर दूसरे महल में जाने वाली है। आप जानते हैं उसके जहेज का सामान चीन, जापान, दुबई और न जाने कहाँ कहाँ से आया है। बड़े आदमियों की पहचान ही यही है और मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, इसलिए 2-4 दस्तकारी की चीजें, मुल्तानी काम, बहावलपुर की ज्वेलरी और सिंधी अजरिकें भी मैंने जहेज में शामिल की हैं, ताकि पाकिस्तानी सकाफत भी गैर मुल्क की खवातीन देख सकें, वरना मैं तो खुद पाकिस्तानी चीजों से एलर्जिक हूँ, मगर पाकिस्तानी कल्चर भी तो दिखाना है। मम्मी ने नहवत से कहा तो रोशनी का चेहरा शर्मिंदगी से फक हुआ और कुछ देर के लिए रोशनी के पापा के चेहरे पर भी उजालत और शर्मिंदगी का रंग गालिब आया था। मगर जुनैद की अम्मी तहम्मुल से बोली, बहन आपकी बेटी है, आपका इख्तियार है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दौलत ना सही, लेकिन मेरा बेटा जुनैद खरीदा है, लाखों में एक, तालीम के अलावा तहजीब, तमीज और अदब अदाब में यकता। इसके किरदार और गुफ्तार की मिसाल दी जाती है। CSS के इम्तिहान में इसने पोजीशन ली है और आजकल ट्रेनिंग कर रहा है फॉरेन अफेयर। चूंकि इसका शोबा है, इसलिए जल्द ही इसकी पोस्टिंग बैरून मुल्क हो जाएगी। जुनैद की अम्मी ने बड़े धीमे और सुलझे हुए अंदाज में वजाहत दी तो मम्मी की बोलती बंद हो गई। तब पापा ने समझदारी से काम लेते हुए कहा, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं कि मेरा अपना भांजा और देखा भला है,
मगर शर्त ये कि इसमें रोशनी की मर्जी शामिल हो, क्योंकि इसका शरई हक है। आपका दिमाग तो सही है, ये शरई हक बीच में कहाँ से आ गया? वो अभी बच्ची है, उसको अच्छे बुरे और सही गलत की क्या तमीज? ये फैसला तो हमें करना है। वो जिन आजाइशों की आदी है एक तनख्वाहदार ऑफिसर कैसे पूरी करेगा? माफ कीजिए, हम ये घाटे का सौदा नहीं कर सकते। और फिर दोनों में 10 साल का फर्क भी है। मम्मी ने तलखी से कहा तो रोशनी खुद पर काबू न रख सकी। मम्मी, सारी जिंदगी आपने सौदेबाजी की है, इंसान को दौलत के तराजू में ही तो तोला है। ये बुलंदो बाला इमारतें, एयर कंडीशंस, बंगले, कीमती सामान, महंगा फर्नीचर, नौकर चाकर, दीदा जेब डेकोरेशन पीसेस और ये आराइशें क्या इंसान को सच्ची खुशी और सुकून दे सकती हैं? मेरे लिए ये सब हेज मिट्टी के ढेर से भी बदतर हैं। मम्मी, मुझे तो माँ की गोद, उनका प्यार और उनकी मोहब्बत चाहिए थी, जो मुझे कभी नहीं मिली। जब तक दादी जिंदा थी और जुनेद यहाँ थे, इस एहसास में इतनी शिद्दत नहीं थी, लेकिन दादी के गुजरने और जुनेद के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी तन्हा, अकेली और बेबस हूँ। मेरे लिए घर में हर आजाइश मौजूद थी, सिवाय बाप की शफकत और माँ की मोहब्बत के, और ये जज्बा महरूमी मेरे अंदर बढ़ता ही चला गया। मैं दौलत की आगोश में जरूर पली बढ़ी हूँ, मगर मोहब्बत से महरूमी का जज्बा दीमक की तरह चाटता चला गया और उसने मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया। मैं कभी सर्वेंट क्वार्टर चली जाती तो तकलीफ और बढ़ जाती कि किस तरह मिट्टी में लूटते बच्चों को आया अपने सीने से लगाकर प्यार करती, ये सोचे बगैर कि इसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। मम्मी, मैंने कभी आपसे लिपटने की कोशिश की तो आप नजाकत से पड़े धकेल देती थी। क्या कर रही हो? देख नहीं रही मैं पार्टी में जा रही हूँ, साड़ी खराब हो जाएगी। क्या ये होती है माँ बाप की मोहब्बत? और रहा उम्र का फर्क, तो मम्मी, रिश्तों में ज़हनी हम आहंगी, मोहब्बत, हलूस और चाहत हो तो उम्र का फर्क मिट जाता है। आमिर मेरा हम उम्र है, लेकिन बेहद छोड़ा, दौलत का पुजारी, फनी मेकर, यकीनन आपको पसंद होगा, मगर मुझे नहीं। इंसान हमेशा इस चीज की तमन्ना करता है जिससे वो महरूम हो, और मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। फिर वो उठकर बाप के कदमों में बैठ गई थी। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न जायदाद, न जगीर और न दौलत, बस आप मुझे मेरी मर्जी से जीने की इजाजत दे दें और अंकल को इनकार न करें। उसने रोते हुए इल्तिजा की तो अर्गमान साहब का दिल गदास हो गया और वो उसकी पेशानी चूमते हुए गुलूगीर आवाज में गोया हुए, मेरी जान, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने का पूरा हक है, अब तुम जो चाहोगी वही होगा। उनकी बात पर जुनेद की बहन ने जोरदार नारा लगाया और रोशनी से लिपटकर हंसने लगी। सब खुश थे। मम्मी भी शर्मिंदा शर्मिंदा सी उस खुशी में शामिल थी, मगर चुप न रह सकी। हम अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, आखिर वो हमारी इकलौती बेटी है। नहीं बहन, परसों जुम्मा को हम मस्जिद में निकाह करना चाहते हैं और 2 दिन बाद रुखसती, क्योंकि जुनेद को इतनी छुट्टी नहीं मिल सकती, जुनेद की अम्मी ने सादगी से कहा। मगर हमें अभी कुछ तैयारी करनी है। ममानी, आपकी वाह वाह हो जाएगी, आप गरीबों की बस्ती में जाकर ये सब चीजें बांट देना। दूसरे दिन अखबार में आपकी बड़ी सी तस्वीर होगी कि बेगम अर्गमान ने बेटी का जहेज गरीबों में तकसीम कर दिया। जुनेद के लहजे में शरारत थी। रोशनी ने घूर कर उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली, क्योंकि ये हिम्मत और जुर्रत सामने बैठे जुनेद की नजरों ने ही दी थी। आर या पार, आज अगर अपने हक के लिए न बोलते तो सारी उम्र पछतावे की आग में जलती रहती। और ये तो फिर उसे बाद में पता चला कि मरने से पहले दादी ने जुनेद से रोशनी का ख्याल रखने का वादा लिया था। उसके रोए रोए से दादी के लिए मगफिरत की दुआ निकल रही थी। सच तो ये था कि जुनेद ने न सिर्फ दोस्ती का हक अदा किया, बल्कि अपनी नानी की रूह को भी सरशार कर दिया था, और अपनी जिंदगी का साथी बनाकर जुनेद ने उसे अपनी मोहब्बत का असीर कर लिया था। खुशियां उसके चारों तरफ महवे रक्स थीं। खत्म शुद। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।